हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में। हम देखेंगे कि गुड हेल्थ क्या होती है, बैड हेल्थ क्या होती है। हम जानेंगे कि डिजीजेस क्या होते हैं और डिजीजेस के कारण कौन से होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस देख लेते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि फरवरी 2011 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2 मार्क्स के लिए। जून 2011 में यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए। जनवरी 2012 में 4 क्वेश्चन। और इसी तरह से यहाँ पर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब हमें इस टॉपिक पर अच्छे से फोकस करना है, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम उन्हें अटेम्प्ट कर पाए। सो फ्रेंड्स, दीज आर द कंटेंट्स जो हमें इस टॉपिक में कवर करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये हेल्थ क्या होती है। हेल्थ किसी भी पर्सन की फिजिकल, मेंटल और सोशल कंडीशन को डिफाइन करती है। हेल्थ से हमें ये पता चलता है कि वो पर्सन की फिजिकल कंडीशन, मतलब कि उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है और वो सामाजिक तौर पर कैसा है। इन तीनों के मिक्सचर को या फिर इन तीनों के मिश्रण को हम उस पर्सन की हेल्थ कहते हैं। अगर उसको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है तो वो हेल्दी नहीं है, अगर उसे मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो वो हेल्दी नहीं है, अगर से सामाजिक तौर पर उसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो भी वो हेल्दी नहीं है। ये तीनों चीजें सही होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि एक पर्सन जो है वो हेल्दी पर्सन है। उसके बाद में हेल्थ को हम एक और चीज से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक गुड हेल्थ मतलब क्या होता है। गुड हेल्थ मतलब फ्री फ्रॉम एनी डिजीजेस। अगर से कोई उससे डिजीज नहीं है तो भी हम कह सकते हैं कि उसको कोई बैड हेल्थ नहीं है, उसकी जो हेल्थ है वो गुड है। अब देखिए, जो इंसान हेल्दी होता है उसका लाइफ के प्रति और अपने फिजिक्स के प्रति एक पॉजिटिव आउटलुक होता है। मतलब कि वो लाइफ को पॉजिटिवली लेता है, अपने फिजिकली ध्यान रखता है, मेंटली ध्यान रखता है, अपना ओवरऑल पूरी तरह से केयर करता है। तो जो हेल्दी पर्सन होता है उसकी एक निशानी है, उसके उसकी एक इंडिकेशन है कि वो लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहता है। अगर आप भी हेल्दी हो तो आप भी लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहिए, अपने लाइफ को पॉजिटिवली लीजिए, अपने बॉडी का ध्यान रखिए, मेंटल स्थिति का ध्यान रखिए। ये सभी चीजें जो है एक हेल्दी पर्सन की निशानी होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको गुड हेल्थ इंजॉय करनी है, मतलब आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, तो एक इंसान को शेल्टर, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, रेस्ट, इन सभी चीजों की जरूरत होती है। तो एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए शेल्टर, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, ये सभी चीजों की जरूरत होती है। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट लेकिन आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है ताकि आपका आगे के कंसेप्ट के लिए बेस बन सके। उसके बाद में फ्रेंड्स, गुड हाइजीन, एक्सेस टू मेडिकल एंड सोशल केयर, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। अगर आपके पास में स्वच्छता नहीं है, आपके आसपास में स्वच्छता नहीं है, तो आप हेल्दी नहीं रह पाओगे, कोई ना कोई डिजीज लग जाएगा। या फिर अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हुई है लेकिन आपके पास में मेडिकल एक्सेस नहीं है, आपके पास में अच्छे डॉक्टर नहीं है या फिर हॉस्पिटल्स नहीं है, या आप गरीब हो और आपका इलाज नहीं करवा पा रहे हो, तो ये भी एक आपको अनहेल्दी स्टेट की तरफ में लेके जाएगा। अगर आपके सोशल केयर नहीं है तो भी आप हेल्दी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। ये सभी चीजें है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमें देखना है फ्रेंड्स कि ये डिजीज क्या होते हैं। डिजीज जो है वो गुड हेल्थ का बिल्कुल उल्टा है। हमने देखा था कि गुड हेल्थ मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल कंडीशन का एक सही स्थिति में रहना। वही अगर हम डिजीज की बात करें तो डिजीज में हमारी माइंड और बॉडी जो है वो ठीक से काम नहीं करती, ये डिसऑर्डर हो जाती है और ये हमारे गुड हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो ऐसी जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को हम डिजीज वाली कंडीशन कहेंगे। तो डिजीज में माइंड और बॉडी जो है वो ठीक से काम नहीं करते। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको एक और ध्यान में रखना है कि जब आपकी गुड हेल्थ रहती है तो आप नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग में रहते हो। ठीक है, मतलब आप नॉर्मल हो। लेकिन जब भी आपको डिजीज होता है तो ये नॉर्मल जो आपकी स्टेट है ये एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब ये नॉर्मल नहीं रहती और एक इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाती है, मतलब आपको नुकसान पहुंचाती है। आपकी बॉडी खराब होगी, आपको वीकनेस फील होगा, आप सिक फील करोगे, बीमार फील करोगे, बहुत सारी चीजें होती है। तो जब भी आप डिजीज फ्री हो तो आपकी नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग है, आप नॉर्मल हो। लेकिन जब भी आपको डिजीज हो जाता है तो ये जो नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग है ये चेंज होके एबनॉर्मल हो जाती है। और ये जो एबनॉर्मल कंडीशन है ये आपको या फिर किसी एक इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद में फ्रेंड्स, कोई भी एक पर्सन अगर से डिजीज में है
ठीक है, बीमार है तो कुछ स्पेसिफिक आपको साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं, है ना। अगर आपको मलेरिया हो गया है सपोज, तो आपको बुखार आ जाएगा, आपको फीवर फील होगा, ये सारे के सारे सिम्टम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी पर्सन डिजीज में होता है उसको बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं जो कि उस डिजीज के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी पर्सन अगर बीमार है तो हमें कुछ डिजीज दिखते हैं, कभी उसका सर दुखने लगता है, कभी पेट दुखने लगता है, या फिर उसे फीवर आ जाता है, हाथ पैर दुखते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स और साइंस आपको दिखने लगते हैं। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड जो आपको ध्यान रखना है, वो है कि अगर हम डिजीज की स्टडी कर रहे हैं तो डिजीज के स्टडी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पैथोलॉजी। ओके, सो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे पर्सन जो डिजीज की स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है और इसकी स्टडी को पैथोलॉजी कहा जाता है। और ऐसा पर्सन जो डिजीज की स्टडी करता है उसे पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, डिजीज दो तरह के होते हैं, एक होता है डिजीजेस बाय बर्थ और एक होता है एक्वायर्ड डिजीज। तो चलिए फ्रेंड एक एक करके इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, डिजीजेस बाय बर्थ, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये जन्म से ही रहता है, मतलब जब से हमारा जन्म हुआ है तब से ये हमारे साथ में है। फॉर एग्जाम्पल हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी की सारी जो है ये डिजीजेस बाय बर्थ की एग्जाम्पल है। अब ये हेमोफीलिया होता क्या है, चलिए मैं आपको यहाँ पर मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इस डायग्राम को देखिए, अगर आप नॉर्मल बंसर हो, अगर आपको हेमोफीलिया नहीं है और अगर आपको चोट लग जाती है तो आपका खून बहता है ना, हमारा ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये ब्लीडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर में आपको चोट लग गई है, डैमेज हुआ है, यहाँ से ब्लड बहने लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में नॉर्मली यहाँ पर में क्लॉटिंग हो जाएंगी और जो खून है वो बहना बंद हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली खून जो है वो बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर से पर्सन को हेमोफीलिया है तो यहाँ पर में उसकी क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक है, उसके पास में उस तरह के प्रोटीन्स नहीं होते हैं उनके बॉडी में कि यहाँ पर में वो क्लॉट कर सके, इससे बहुत सारा ब्लड जो है वो बाहर बह जाता है। ठीक है, ऐसी जो कंडीशन होती है उसे हम हेमोफीलिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर में डायग्राम में देख भी पा रहे होगे कि कई बार बिना चोट लगे भी जो है वो ब्लीडिंग होने लगती है। जैसे कि यहाँ पर में आप ये बच्चा देख पा रहे होगे, इसके नाक में से खून बह रहा है। तो जो हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स होते हैं उनको कई बार बिना किसी चोट के भी ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि हेमोफीलिया किसका एग्जांपल है, तो हेमोफीलिया जो है वो डिजीजेस बाय बर्थ का एग्जांपल है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो हमें जन्म से नहीं होते, हमारे जन्म के बाद में हमने एक्वायर्ड किए गए होते हैं। तो ऐसे डिजीजेस के एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, डायरिया, ठीक है, कोलेरा, ये सभी के सभी जो है ये एक्वायर्ड डिजीजेस के एग्जांपल है। किसी भी बच्चे को जन्म से ही डायरिया नहीं होता है, उसके जन्म होने के बाद में उसे डायरिया हो सकता है अगर से उसको हाइजीनिक कंडीशन ना मिले, साफ सुथरी कंडीशन ना मिले, अगर से साफ पानी ना मिले, तो ये सारी चीजों से उसे डायरिया हो सकता है, कोलेरा हो सकता है। तो ये सभी जो है ये एक्वायर्ड डिजीजेस के एग्जांपल है जो हमें बर्थ के बाद होते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। जो मैक्सिमम एग्जांपल है डिजीजेस के वो एक्वायर्ड डिजीजेस में आते हैं। जैसे कि मलेरिया, ये एक्वायर्ड डिजीज है, ये जन्म के बाद होता है, जन्म से ही किसी को जिंदगी भर के लिए मलेरिया होगा ऐसा नहीं होता है। ओके, अब देखिए हमने देख लिया कि डिजीजेस बाय बर्थ ऐसे डिजीज होते हैं जो बर्थ से ही होते हैं, और एक्वायर्ड डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो हमें जन्म के बाद में मिलते हैं। तो एक्वायर्ड डिजीजेस को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस और इन्फेक्शियस डिजीजेस, और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो चलिए फ्रेंड्स इन्हें हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो इसके नाम से ही क्लियर है। कम्युनिकेबल मतलब कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है कि मच्छरों की वजह से या पानी की वजह से या किसी और तरीके से फैला हो। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस या इन्फेक्शियस डिजीजेस ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकते हैं, फैल सकते हैं। और ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकते हैं उन्हें हम कंटेजियस डिजीज कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंटेजियस डिजीज मतलब क्या, कौन से डिजीजेस, ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक किस तरह से फैलते हैं या कौन इन्हें फैलाता है, तो ये जो है ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो जिससे भी चीज से हमें इन्फेक्शन होता है ये पैथोजेंस की वजह से होता है। अब
पैथोजेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये क्लिप आर्ट डाला हुआ है, ऐसे नहीं दिखते लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पर मैं डाला हुआ है कि पैथोजेंस बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? देखिए, इन्फ्लुएंजा, डायरिया, कोलेरा, टाइफॉइड, मलेरिया, ये सभी के सभी जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जांपल है। तो जल्दी से मेरे साथ में आप रिवाइज कीजिए कि क्या है कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब कौन से डिजीजेस सभी लोग मन में बोलेंगे ताकि आप लोगों का रिवाइज होते रहे। कम्युनिकेबल मतलब ऐसे डिजीज जो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड हो सकते हैं, इन्हें हम कंटेजियस डिजीज भी कहते हैं और इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहते हैं। ये किसके वजह से होते हैं, कौन इसे फैलाता है? ये पैथोजेंस इसे फैलाते हैं। ठीक है, पैथोजेंस आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, ये सभी के सभी। और आपको इसके एग्जांपल्स भी याद रखने हैं कि इन्फ्लुएंजा, डायरिया और कोलेरा, टाइफॉइड, मलेरिया, ये सभी के सभी जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल है। यहाँ पर मैं आप क्लिप आर्ट देख पा रहे होगे फ्रेंड्स कि किस तरह से जो मच्छर है वो हेल्दी पर्सन को काट रहा है और वायरस इसके बॉडी के अंदर में इंजेक्ट कर दे रहा है। और देखिए आप किस तरह से जो ये वायरस है ये एक दूसरे पर्सन के अंदर में चला गया है। इस मच्छर ने किसी और जगह से ये वायरस लेके आया है। ठीक है, तो अब ये पर्सन भी इन्फेक्टेड हो गया जिसको इसने काटा है, क्योंकि देख सकते हो आप इसके बॉडी के अंदर में भी ये इन्फेक्शन अब फ्लो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है ये कई तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पहले देखा कि ये मॉस्किटो वगैरह की तरह के वजह से फैल सकते हैं, लेकिन ये कई और तरह से भी फैल सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर या फिर फूड, इन इसके जरिए फैल सकते हैं। अब एयर, वाटर और फूड एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे जा सकता है? ये इंसेक्ट की वजह से जा सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा है, जैसे कि आप यहाँ पर में भी देख पा रहे होगे कि ये मच्छर जो है, मॉस्किटो जो है, वो एक इन्फेक्शन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेके जा रहा है। उसके बाद में हाउस फ्लाइज, ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है, या फिजिकल कांटेक्ट की वजह से भी हो सकता है। अगर आप हैंड शेक कर रहे हो, आप गले मिल रहे हो, बहुत सारे चीजों की वजह से भी ये जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है ये फैल सकते हैं, ये जो पैथोजेंस होते हैं ये फैल सकते हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है एक जगह से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे जाते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है फ्रेंड्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे कि आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस समझ में आ गया है तो ऑटोमेटिकली आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी समझ में आ गया होगा। इसके नाम से क्लियर है कि ये नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलता। फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिजीजेस, अगर से किसी पर्सन को हार्ट डिजीज है तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि वो उसके साथ वाले लोगों को भी हार्ट डिजीज हो जाएगा। ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंच सकते। कैंसर, अगर से किसी एक पर्सन को कैंसर है तो अगर कोई उसे छू लेता है तो उस पर्सन को भी कैंसर नहीं हो जाएगा। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास नहीं होते। जनरली ये क्रॉनिक डिजीज होते हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, मतलब कि हार्ट डिजीज आपको ऐसा नहीं हुआ कि आपको आज आप सो के उठे और आपको अचानक से हार्ट डिजीज हो गया। ये धीरे धीरे फैलता है, इसीलिए हर पर्सन को चाहिए कि वो अपना ध्यान रखे, अपने हेल्थ का ध्यान रखे, ताकि ये जो क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं उससे बचा जा सके। अब देखिए ये बहुत सारी वजहों से हो सकता है। एज की वजह से, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से कि आपके अंदर में प्रोटीन्स की कमी हो गई है, फैट की कमी हो गई है, आपके अंदर में विटामिन की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, बहुत सारी चीज़ों की कमी की वजह से ये डिजीज हो सकती है। या अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं रखा अपने हेल्थ का, उसके वजह से हो सकता है। लेकिन बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है वो एक जगह से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जा सकते। इसके एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलते। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं ये कई तरह से हो सकते हैं। जैसे कि डेफिशिएंसी डिजीजेस, कौन से डिजीजेस होंगे जिसमें हमारे बॉडी के अंदर में किसी चीज की कमी हो गई है, उसे हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। जेनेटिक डिजीजेस मतलब कौन से होते हैं, जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंच गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर से किसी के पापा को कोई डायबिटीज है तो हो सकता है कि उसके बच्चों को भी डायबिटीज हो, तो ये जेनेटिक डिजीजेस के अंदर में आता है। बहुत सारे डिजीजेस ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जांपल में आता है। कैंसर, ट्यूमर, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का एग्जांपल है। हार्मोनल डिजीजेस, अगर हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है तो भी। एलर्जीज, ये सभी के सभी जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के पार्ट्स है। अब आप जानते हो फ्रेंड्स
कि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उसके वजह से भी कई सारे डिजीजेस होने के खतरे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास में वाटर पॉट्स रखा हुआ है जिसमें पानी रुका है, कूलर के अंदर में, टैंक के अंदर में, पॉन्ड के अंदर में, बहुत सारी ऐसी जगहें होती है जहां पर में पानी जमा होता है। और ये पानी जो है ये इंसेक्ट्स को, रोडेंट्स को, मॉस्किटोज को अट्रैक्ट करता है। अब ये रोडेंट्स क्या होते हैं? रोडेंट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि कुतरते हैं, है ना, जैसे कि चूहे हो गए, गिलहरी हो गई, ये सभी के सभी। तो स्टैग्नेंट वाटर जो है ये इन सभी चीजों को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ में, और ये जो इंसेक्ट्स है, रोडेंट्स है, मॉस्किटोज है, ये बीमारियों को फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉस्किटो जो है ये स्टैंडिंग वाटर के अंदर में अंडे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर से ये पानी रुका हुआ है तो इसके अंदर में मॉस्किटो जो है, मच्छर जो है, वो अपने अंडे दे देता है, और यहाँ पर में ही, इस पानी के अंदर में ही इसके लार्वा जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर यही जो लार्वा है बहुत सारे मच्छर बनाते हैं, और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एंसेफेलाइटिस, ये सभी के सभी जो है इस तरह के डिजीजेस को फैलाते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें हमें हमारे आसपास में जो भी जगह है वहां पर भी ये इंश्योर करना चाहिए कि कहीं पर में भी खुला पानी या रुका हुआ पानी इस तरह से ना हो। अगर आपके आसपास में कहीं पे इस तरह से पानी जमा हुआ है तो आप अ, इसको हटाने की कोशिश कीजिए, या फिर बहुत सारे और भी तरीके हैं जो हम आगे में डिस्कस करेंगे जिससे हम इन डिजीजेस से बच सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से डिजीजेस जो है वो मॉस्किटो से हो सकते हैं। जैसे कि मलेरिया, आप जानते हो कि जो मलेरिया है ये मॉस्किटो के काटने से होता है। उसके बाद में फिलारियासिस, ये भी मॉस्किटो के काटने से होता है। डेंगू फीवर, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जापानीज एंसीफेलियाटिस, ठीक है, ये सभी के सभी जो डिजीजेज है ये मॉस्किटो के काटने की वजह से होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय मॉस्किटो। ठीक है, आपको ये सभी के सभी एग्जाम्पल दिए रहेंगे और कोई एक दूसरा एग्जाम्पल दिया रहेगा। तो अगर आपको ये भी पता है कि मॉस्किटो के काटने से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं तो आप उस ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर सकते हो और सही आंसर टिक कर सकते हो। तो ये चीज प्लीज यहाँ पर मैं, अगर आप चाहते हो कि इसे नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो ले सकते हो, या फिर वीडियो को यहाँ पॉज करके एक बार इन सभी चीजों को वापस से रिवाइज भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि मॉस्किटो के काटने से हमें कई सारे डिजीजेस हो सकते हैं। तो चलिए उनके सिम्टम्स और किस मॉस्किटो के काटने की वजह से ये डिजीज हुआ है उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है डेंगू। डेंगू जो है एक वायरल डिजीज है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकता है ये। अगर से किसी को डेंगू हो गया है तो मॉस्किटो जो है ये डेंगू को कई जगह पे वायरल कर सकता है, फैला सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? अगर किसी पर्सन को डेंगू है तो कैसे पता चलेगा? उसे फीवर आ जाता है, उसके बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं, उसका जॉइंट पेन करने लगते हैं, और उसे बहुत जोर से सिर दर्द होता है। ये सभी के सभी जो सिम्टम्स है ये डेंगू के हैं। ओके, कभी भी अगर कोई आपके आसपास के पर्सन को या किसी को भी अगर से ये सिम्टम्स दिखे तो आपको चाहिए कि उसे उससे कहे कि प्लीज जल्दी से आप डॉक्टर को दिखा लीजिए ताकि इसका जो असर है वो ज्यादा ना बढ़े। ये किसके काटने की वजह से होता है? ये येलो फीवर मॉस्किटो नाम की एक प्रजाति है, उसके काटने की वजह से ये डिजीज होता है, डेंगू फीवर। उसके बाद में चिकनगुनिया, आपने कई बार चिकनगुनिया का नाम सुना होगा, ये भी एक वायरल डिजीज है। ये इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स है फीवर, जॉइंट पेन, ये सभी चिकनगुनिया के सिम्टम्स है। और ये किसकी वजह से होता है? ये एडिस एजिप्टी या फिर एडिस एल्बोपिक्टस, ठीक है, ये दो प्रजातियां हैं मच्छरों की, इनके काटने की वजह से चिकनगुनिया हो सकता है। आपको अगर ध्यान हो तो कई साल पहले, करीब 2008-9 में हमारे इंडिया में चिकनगुनिया बहुत अचानक से बढ़ गया था। ठीक है, बहुत सारे जो इंडिया के शहर थे वहां पर में चिकनगुनिया की खबरें आ रही थी, न्यूज़पेपर में रोज छप रहा था कि चिकनगुनिया फैल रहा है। तो ये भी एक वायरल डिजीज है, अगर एक पर्सन को हो जाए तो ये जो मच्छर है वो कई लोगों को और चिकनगुनिया फैला सकता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। इनके जो भी मच्छर है, कौन से मच्छर के काटने की वजह से ये होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मलेरिया, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन है, ये मैं आपको आगे में समझाऊंगा कि ये होता क्या है प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन। इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर विथ शिवरिंग, अगर से आपको कभी आपको लगेगा कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो गई है और कभी आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगा, ये सभी के सभी मलेरिया के सिम्टम्स है। सो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और ये किसके काटने की वजह से होता है? ये होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि मलेरिया जो है कौन से स्पीशीज के मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, तो ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज आप नोट कर लीजिए, आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो आप
अगर आपको फीवर हो जाए तो आप एक मेडिसिन लेते हो, तो उस मेडिसिन के पैरासीटामोल होता ही है। तो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग जो है जो हम फीवर में लेते हैं वो है पैरासीटामोल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये प्लीज आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको फीवर हुआ है तो मोस्ट कॉमनली जो ड्रग आप यूज करते हो वो है पैरासीटामोल। अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी की भी मेडिसिन देखो, अगर से आपको फीवर की मेडिसिन दिखे तो आप उसका रैपर पलटा के देखना, उसके अंदर में पैरासीटामोल होगा ही। ठीक है, इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको ये सारी चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, जो मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। अगर आपके आसपास में आज ही अगर आपको कहीं पे रैपर मिल जाता है किसी मेडिसिन का, तो आप उसको पलटा के देखिए क्या उसमें पैरासीटामोल है। अगर पैरासीटामोल है तो आप समझ जाना कि ये जो है ये दवाई फीवर की दवाई है, बुखार ठीक करने की दवाई है। अब फ्रेंड्स एक और चीज आपको यहाँ पर मैं जानना जरूरी है कि अगर आपको मॉस्किटो से होने वाले डिजीजेस को कंट्रोल करना है, उससे बचना है, तो आपको कौन कौन से मेजर्स लेने पड़ेंगे, कौन कौन से उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप आपके घर के आसपास या आपके ऑफिस के आसपास वाटर को जमा ही ना होने दें। अगर वाटर जमा नहीं होगा तो जो मॉस्किटो है वो अंडे नहीं देंगे, वो अंडे नहीं देंगे तो बहुत सारे मच्छर और पैदा नहीं होंगे, बहुत सारे मच्छर नहीं होंगे तो ये डिजीजेस भी नहीं फैलेंगे। तो सबसे पहले तो ये अवॉइड करना चाहिए कि पानी को आसपास जमा ही ना होने दे। उसके बाद में जो आपके आसपास अगर से पॉट्स है, कूलर है, टैंक है, तो आप क्या कीजिए हफ्ते में एक बार उसको सुखा लीजिए, मतलब उसका पानी को आप फेंक दीजिए और उसको सुखा लीजिए, ताकि जो मॉस्किटो के जो अंडे है, जो लार्वा है, वो बह जाए और वो मर जाए और मच्छर ज्यादा ना फैले। तो आपके आसपास के जो पॉट, कूलर, टैंक है, इसको आपको हफ्ते में एक बार सुखा लेना है। उसके बाद में मॉस्किटो की नेट यूज करनी चाहिए। आप जानते हो कि कई सारे लोग जो है वो जो भी अगर से स्टेगनेंट वाटर के आसपास रहते हैं, जैसे लेक के, ठीक है, स्ट्रीम के आसपास में अगर से रहते हैं, तो वो सोते समय अपने बेड के ऊपर में नेट लगा लेते हैं ताकि वो मॉस्किटो से बचे रहे, मॉस्किटो उन तक ना पहुंच पाए और उन्हें ना काटे। तो आपको मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए। उसके बाद में इंसेक्टिसाइड्स या फिर ऑयल को आपको आपके घर के आसपास में छिड़काव करना चाहिए ताकि जो मॉस्किटो है वो मर जाए। केरोसिन का आप छिड़काव कर सकते हैं ताकि जो लार्वा है वो बड़े होने से पहले ही वो खत्म हो जाए। तो आप इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकते हैं या फिर केरोसिन का भी छिड़काव आप कर सकते हैं, ये काम कर जाएगा। कुछ और भी डिजीजेज है फ्रेंड जो हमें देखना है और ये भी जानना है कि उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, कि वो किस तरह से फैलते हैं। जैसे कि डायरिया। डायरिया जो है ये प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, वायरस, ये किसी के भी तरह, किसी के भी वजह से हो सकता है। उसके बाद में ये किस तरह से फैलता है, डायरिया कैसे फैलता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, अगर से आपने खराब खाना खा लिया है तो आपको डायरिया होने की संभावना रहती है। फिर कोलेरा। कोलेरा ये जो है ये वाइब्रियो कोलेराई, ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसके वजह से फैलता है। ये भी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के वजह से ही स्प्रेड होता है। फिर कई बार आपने टाइफाइड का नाम सुना होगा, ये साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये टाइफाइड है ये किस चीज की वजह से होता है, तो ये साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से ही फैलता है। तो अगर आपको इन सभी से बचना है तो आपको आपके आसपास में सफाई रखनी पड़ेगी, खाना साफ खाना पड़ेगा, पानी उबाल कर पीना पड़ेगा ताकि आप इन सारे डिजीजेस से बच सके। फिर एक ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी एक बीमारी होती है। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी वजह से होती है। और ये स्नीज की वजह से, खांसने की वजह से, किसी के ड्रॉपलेट की वजह से, या फिर कंटेमिनेटेड मिल्क की वजह से, फूड की वजह से ये फैल सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ट्यूबरक्यूलोसिस है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से होती है। और ये किस तरह से फैल सकती है, अगर किसी पर्सन को ट्यूबरक्यूलोसिस है तो उसके छींक के वजह से, उसके स्नीजिंग की वजह से, उसके ड्रॉपलेट्स की वजह से ये फैल सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मैं आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन सारी चीजों को एक बार फिर से पढ़ लीजिए ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। नेक्स्ट फ्रेंड जो हमें पढ़ना है वो है मलेरिया के बारे में, क्योंकि हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन डिजीज है और कई बार इसके ऊपर में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो हम इसे थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं। मलेरिया जो है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से फैलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जल्दी से मेरे साथ में सभी लोग मन में बोलेंगे मलेरिया किसकी वजह से फैलता है। ये फैलता है फीमेल फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से। ओके, सो फ्रेंड्स जब भी ये मॉस्किटो आपको एक ऐसे पर्सन को
काटता है जिसे मलेरिया हुआ है, तो वो उस पर्सन के जो जर्म्स है उसे सक कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी यहाँ पर मैं जब ये आएगा तो मैं आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि किस तरह से हुआ है। एक मच्छर है सपोज, ठीक है, उस मॉस्किटो ने क्या किया है, ऐसे पर्सन को बाइट किया है जिस जो पर्सन मलेरिया से ग्रसित है, उसको मलेरिया हुआ है। जब वो उस मच्छर को काटता है तो वो मच्छर ब्लड के साथ उसके वायरस को भी अंदर खींच लेता है। लेकिन जब ये मच्छर वापस से किसी ऐसे पर्सन को काटता है जिसको मलेरिया नहीं हुआ है, तो उसके अंदर में ये मलेरिया के वायरस को छोड़ देता है, ठीक है। तो ये पर्सन जिसको आप देख रहे हो यहाँ पर में, इसको पहले मलेरिया नहीं था, लेकिन ये मच्छर ने जब इसे काटा तो इसने वायरस को भी इसके अंदर में छोड़ दिया है। तो ये इन्फेक्टेड जो मॉस्क्यूटो था, इसने इस पर्सन को, आप यहाँ पर में देखिए अभी एनिमेशन में देखिए, इस तरह से इस हेल्दी पर्सन के अंदर में भी मलेरिया के वायरस को छोड़ दिया है। ओके, तो देख सकते हो आप कि किस तरह से फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो मलेरिया के वायरस को फैलाती है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि मलेरिया के मच्छर ने आपको आज काटा और कल आपको मलेरिया हो जाएगा, नहीं। मलेरिया के जो मॉस्किटो है वो बॉडी में 7 से 10 दिन लेते हैं बढ़ने के लिए, मतलब उनकी ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको आज मच्छर ने काटा है तो आपको 7 से 10 दिन बाद इसके लक्षण दिखाई देंगे। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है, मतलब कि जो एनाफिलीज मॉस्किटो है, यहाँ पर मैं आपको अभी ये दिखेगा, इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी करता है, ठीक है। कहाँ पर में, इसकी सलाइवरी ग्लैंड में। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। ये जो है, ये जो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ठीक है, जो ये वायरस है प्लाज्मोडियम पैरासाइट का, ये इसको अपने सलाइवरी ग्लैंड के अंदर में, ठीक है, अपने सलाइवरी ग्लैंड के अंदर में ये स्टोर करके रखता है। फिर उसके बाद में जब ये नेक्स्ट पर्सन को काटता है तो ये सलाइवरी ग्लैंड से इन वायरस को इस हेल्दी पर्सन के अंदर में छोड़ देता है, ठीक है, जिसके जिसके वजह से ये हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कहाँ पर में कैरी करता है, तो ये अपने सलाइवरी ग्लैंड में इसे कैरी करता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, ऐसी ग्लैंड जहां पर से सलाइवा निकलता है, थूक निकलता है, ठीक है। हमारी जो ह्यूमन बींग है उसके अंदर में भी सलाइवरी ग्लैंड होती है, तो ऐसे मॉस्किटो भी अपने सलाइवरी ग्लैंड के अंदर में इसे स्टोर करके रखता है। अब इसकी मेडिसिन किस तरह से बनाई जाती है, देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो मेडिसिन जो है, ये एक सिंचोना ट्री होता है, उसके पाउडर को सुखाकर इसकी मेडिसिन बनाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिंचोना ट्री होता है, एक सिंचोना ट्री, उसका जो बार्क है, मतलब कि उसकी जो छाल होती है, जिसे हम हिंदी में छाल कहते हैं, उसको उसको पीस कर, उसको सुखाकर इस बीमारी की मेडिसिन को बनाया जाता है। तो मलेरिया में हमने क्या पढ़ा, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर में क्या ध्यान में रखना है कि ये जो है इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट को सलाइवरी ग्लैंड के अंदर में कैरी करता है। एक डिजीज है फ्रेंड्स, पोलियो। आई थिंक आप सभी लोगों ने पोलियो का नाम सुना होगा, हम सभी लोगों ने बचपन में पोलियो के ड्रॉपलेट्स लिए हैं, ठीक है। तो ये पोलियो होता किसकी वजह से है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पोलियो है ये वायरसेस की वजह से होता है। पोलियो एक वायरस है। इसके इसकी सिम्टम्स क्या है, ये इसके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, कि हो सकता है कि कोई सिम्टम्स दिखाई ही ना दे, या हो सकता है कि पैरालिसिस हो जाए इस पर्सन को, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे कि ये बच्चे जो है इन्हें पोलियो हुआ है, इनको पैरालिसिस हो गया, ये चल नहीं पा रहे, या फिर एक्सट्रीम कंडीशन में पोलियो के वजह से डेथ भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए पोलियो का ड्रॉपलेट बचपन में सभी बच्चों को पिलाया जाता है, ताकि इसके वजह से कोई भी डेथ ना हो, कोई बच्चा पैरालाइज ना हो। अब देखिए, ये जो पोलियो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, पोलियो वायरसेस के थ्रू। जो पोलियो का वायरस होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ में ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए हमें बचपन में आपने देखा होगा कि इस तरह से 2 बूंद पिलाई जाती थी वैक्सीन की, पोलियो की वैक्सीन, ताकि हमारी बॉडी जो है ये पोलियो वायरस से लड़ने के लिए सक्षम बन सके, ताकतवर बन सके, ताकि जब भी पोलियो का वायरस हमारे बॉडी में एंटर हो तो हमारी बॉडी उस पोलियो के वायरस को खत्म कर दे। जो पोलियो का वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैल सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि हवा से फैल रहा है या पानी से फैल रहा है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैलता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। उसके बाद में आपको ये जानना है कि जो पोलियो है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे टाल सकते हैं थ्रू वैक्सीनेशन, जो हमें बचपन में पिलाया जाता था। इसके अंदर में पोलियो के अधमरे से वायरस होते हैं, जब ये आधे
मरे हुए वायरस हमारे बॉडी में डाले जाते हैं तो हमारी बॉडी उनसे लड़कर ये सीख लेती है कि वायरस से किस तरह से लड़ना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी एक हेल्दी वायरस भी हमारे बॉडी में घुसता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ना सीख जाती है और उस वायरस को खत्म कर देती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेफिशिएंसी डिसीजेस। अब देखिए ये बहुत ही इजी है, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि डेफिशिएंसी डिजीजेस होते क्या है। डेफिशिएंसी डिजीजेस ऐसे डिजीजेस होते हैं जो किसी खास न्यूट्रिएंट के कमी की वजह से होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर से कोई पर्सन है वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है या हेल्दी खाना नहीं खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, तो उसके अंदर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, है ना, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, विटामिन मिनरल्स, इन सारी चीजों की कमी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना है कि जो डेफिशिएंसी डिजीजेज है वो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होते हैं और ये नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, नॉन ट्रांसमिसेबल है और नॉन इन्फेक्शियस है। मतलब अगर आपको डिजीज की मतलब डेफिशिएंसी डिजीज है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, तो ऐसा नहीं है कि आपके बाजू वाले पर्सन को भी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा। हो सकता है आपने ठीक से खाना नहीं खाया तो आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस हो गया, लेकिन बाजू वाले ने अगर से ठीक से वो खा रहा है तो उसको ये डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगा। मतलब ये नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन ट्रांसफरेबल है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलता। फॉर एग्जाम्पल अगर से आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आपको स्कर्वी नाम की बीमारी हो सकती है। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स हो सकता है, जिसमें हड्डियों में बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां मजबूत नहीं रहती। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है तो आपको एनीमिया हो सकता है, ये खून की कमी की एक निशानी है। तो अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है तो एनीमिया हो जाएगा, विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी हो सकता है, और अगर विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स हो सकता है। ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमने देखा कि डेफिशिएंसी डिजीजेस जो है वो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होते हैं, वैसे ही विटामिन की कमी के कारण अगर से डिजीज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है, विटामिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी। तो विटामिन जो है वो हमारे बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ही छोटा क्वांटिटी में विटामिन हमें चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा विटामिन की हमें जरूरत है। तो ऐसी सभी न्यूट्रिएंट जो हमें छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, हम उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। कुछ जो न्यूट्रिएंट है हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। लेकिन जो विटामिन है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं। उसके बाद में ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं, जैसे कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है, आई, बोन्स, टीथ, ठीक है, गम्स, इन सभी चीज़ों को हेल्दी रखने में ये विटामिन सी है जो हमें मदद करते हैं। तो विटामिन में आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है उन्हें हेल्दी कंडीशन में रखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंट विटामिन है और उनकी कमी के कारण बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस हो सकते हैं। जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। उसके बाद में विटामिन बी के कारण आपको बेरी बेरी डिजीज हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर में एग्जांपल भी देख पा रहे होगे कि इस तरह से आपको निशान दिखने लगते हैं। उसके बाद में विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर में इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे स्कर्वी की। विटामिन डी के कारण आपको रिकेट्स हो सकता है, आपकी हड्डियां जो है वो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, या फिर आपको आपकी हड्डियां कमजोर भी हो सकती है। विटामिन के कमी के कारण आपको जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका अगर आपको चोट लग जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज्यादा खून बह जाता है। मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़े स्लाइड पहले ही कि अगर आपको चोट लग जाए तो आपके बॉडी के ऊपर में एक क्लॉटिंग आ जाती है, मतलब वो खून का बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी है तो ये क्लॉटिंग बराबर से नहीं हो पाएंगे और आपका बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो वेस्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर मैं सोर्सेज भी लगा दिए हैं कि ये जो विटामिन ए है ये कहाँ कहाँ पर में पाया जाता है, विटामिन बी कौन सी चीजों में आपको मिल सकता है, विटामिन सी कहाँ मिल सकता है, विटामिन डी कहाँ मिल सकता है, और विटामिन के आपको कौन कौन सी चीजों में मिलता है। तो आप यहाँ पर में ये सारी चीजों को भी पढ़ लीजिए ताकि कभी अगर से एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाए। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ डिजीजेस जो है वो मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकते हैं। मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे फूड में होते हैं। अब कौन कौन से मिनरल्स हमारे बॉडी में हो सकते हैं, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ठीक है, आयोडीन, जिंक, आयरन, फॉस्फर, पोटेशियम, ये बहुत सारे मिनरल्स जो है वो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है और हमें ये फूड से मिल जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ को और जो भी हमारे बॉडी में रिपेयर का काम होना है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैग्नीशियम खा लोगे और आयोडीन वगैरह आप ये ले लोगे
तो आपको एनर्जी मिलेंगी। ये एनर्जी नहीं देता, बस ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर वगैरह को या मेंटेनेंस को रेगुलेट करता है, और हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, कि जो मिनरल्स है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स। और ये हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, ये ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा अहम योगदान निभाते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, मिनरल्स की कमी के कारण भी बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम की कमी के कारण बोन और टूथ का डीके हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर में ये जो बोन है ये इसका डीके हो रहा है, ये पतली पतली होती जा रही है बोन। दांतों की डिजीजेस हो सकते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, ग्राम, फिश, ये सारी चीजों में आपको कैल्शियम मिल जाएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आयोडीन की कमी के कारण गोइटर हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होगे। आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में। उसके बाद में फॉस्फोरस के कारण हमें जो है टीथ के और बोन के बनने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल अगर से आपके बॉडी में फॉस्फोरस की कमी है तो आपके जो टीथ है वो कमजोर हो जाएंगे, और जो आपकी जो हड्डियां है वो भी कमजोर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये सारे जो कुछ मिनरल्स है, और आपको ध्यान में रखना है कि इनकी कमी से कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो मिनरल है इनका सोर्स क्या है। सपोज अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो आपको कहाँ कहाँ से ये चीज मिल सकती है। आपको आयरन चाहिए तो आपको आयरन कहाँ मिल सकता है। मैंने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, कि हमें अगर आयरन की कमी हो जाती है और आयरन की हमें कमी को पूरी करना है तो हमें कौन सी वेजिटेबल को लेना चाहिए। ये आपका सीटीईटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसीलिए आपको ये सोर्सेज भी अच्छे से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमें फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी और प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कुछ डिजीजेस देखने हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी वाले डिजीज की बात करें तो उसका सबसे एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है मेरेस्मस। अब देखिए ये मेरेस्मस के सिम्टम्स क्या होते हैं, यहाँ पर में आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर में जो बॉडी है वो श्रंकन हो जाती है, एकदम बहुत पतली हो जाती है। ठीक है, उसमें कोई भी फैट नहीं रहता, सिर्फ हड्डियों का ढांचा दिखता रहता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो स्किन्स है वो सिर्फ बोन के ऊपर में लटक रही है। उसके बाद में जो लोग होते हैं वो अपने लूज हेयर भी लूज कर देते हैं, जनरली ये बच्चों के अंदर में होती है। उसी तरह की एक और बीमारी है जो कि प्रोटीन के डिफिशियंसी के कारण होती है, जिसे हम क्वाशवियार्कर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल्स, इसके सिम्टम्स कौन कौन से? स्वेलोन स्टमक। ठीक है, यहाँ पर में देखिए जो स्टमक है वो मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, हेयर जो है उसका कलर उतर जाता है। ठीक है, पैची स्किन हो जाती है। ये सभी के सभी इसके एग्जांपल है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह से मेरेस्मस हो सकता है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण क्वाशियोर्कर हो सकता है। देखिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी के कारण कौन सा डिजीज हो सकता है। ठीक है, या फिर मेरेस्मस किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये चीज आप लिख के रख लीजिए, या फिर इस आप जो देख रहे हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इमेज ले लीजिए, ताकि आप इसे बार बार रिवाइज कर सके। अब फ्रेंड्स हमने डिजीजेस के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसे भी होते हैं जिसको हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं, जिसकी होम रेमेडीज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको छोटा सा फीवर हो जाए, सिर्फ थोड़ा ही फीवर है, तो आप फेनुग्रीक टी को यूज कर सकते हो। फेनुग्रीक मतलब होता है मेथी के दाने। आई होप आप लोग सभी मेथी जानते होंगे। मेथी के दाने से बनी ही जो टी होती है, जो चाय होती है, वो फीवर को ठीक करने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। वैसे ही अगर आपको चोट लग जाए, वाउंड आ जाए, तो आप उसके ऊपर में हल्दी लगा सकते हो। उसके बाद में अगर आपके दांतों में दर्द है तो आप क्लोव ऑयल लगा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते होंगे। क्लोव मतलब ये होते हैं लौंग। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख भी पा रहे होंगे, इसका जो तेल होता है उसको अगर से आप दांतों पर लगाते हो तो आपका दर्द ठीक हो सकता है। अगर आपको सर्दी हो गई है, कफ हो गया है, तो आप जिंजर और जैगरी ले लीजिए। ठीक है, जिंजर जिंजर मतलब कि आपका होता है अदरक, और जैगरी मतलब कि गुड़। ठीक है, आप ये ले लीजिए, साथ में आपका कफ ठीक हो जाएगा। चिकनगुनिया में आप गिलोय एक्सट्रैक्ट ले सकते हो। अभी गिलोय क्या होता है? ये पान की तरह दिखता है, आप सभी ने पान देखा होगा, ये पान की तरह दिखता है, और ये एक पत्ता है जिसके एक्सट्रैक्ट से चिकनगुनिया को ठीक किया जा सकता है। डेंगू ठीक करने के लिए आप पपाया का एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हो। अगर आपकी आंखों में जलन हो रही है तो रोज वाटर या कुकुम्बर को आप यूज कीजिए, आपकी आंखों की जलन ठीक हो जाएगी। सो इन चीजों को आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कुछ जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो फ्रेंड्स के यहाँ पर में हम हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक छोटा सा टॉपिक है
उसे भी हम यहाँ पर में कवर कर लेते हैं, ताकि अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो हमसे वो ना छूटे। हम यहाँ पर में बात करेंगे टेस्ट बर्ड्स के बारे में। आप सभी जानते हो कि जो एनिमल है उन लोगों के पास में टंग होती है, हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी, हमारे पास में भी टंग होती है, जुबान होती है, ठीक है। इसके ऊपर में कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई चीज खाते हो तो कुछ चीज आपको स्वीट लगती है, मीठी लगती है, कोई सॉल्टी लगती है, कोई खट्टी लगती है ना, कोई कड़वी लगती है। तो ये हमें हमारी टंग को पता कैसे चलता है कि ये चीज खट्टी है, मीठी है या सॉल्टी है। अब देखिए हमारी टंग जो है इसके ऊपर में कुछ बर्ड्स होते हैं, इसे हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके टंग के सामने वाले हिस्से में स्वीट बर्ड है, ठीक है, स्वीट टेस्ट बर्ड है। जब आप स्वीट चीज को यहाँ पर में रखोगे तो यहाँ पर में सेंसेशन महसूस होता है, और आपके माइंड को पता चलता है कि वो स्वीट, जो भी चीज आप खा रहे हो वो स्वीट है। वैसे ही अगर से कोई चीज सॉल्टी है तो वो इस हिस्से में पता चलता है कि वो चीज सॉल्टी है। अगर आप कोई भी चीज खट्टी चीज खा रहे हो, सोर चीज खा रहे हो, ठीक है, सार चीज खा रहे हो, तो यहाँ पर में पता चलता है, जबान के इस हिस्से में पता चलता है कि वो चीज सार है। और अगर कोई चीज कड़वी है, बिटर है, तो वो यहाँ पर में पता चलता है, थोड़ा सा जबान के बीच वाले हिस्से में, मतलब पीछे में थोड़ा सा। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो स्वीट बर्ड है वो कौन से हिस्से में पाई जाती है, या सॉल्टी बर्ड्स कौन से हिस्से में पाई जाती है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये क्वेश्चन आपसे सीटीईटी फरवरी 2011 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी बर्ड्स कहाँ पर में होती है। क्वेश्चन पूछा गया था, टेस्ट बर्ड्स फॉर बिटर टेस्ट आर प्रेजेंट एट, ठीक है। अब देखिए बिटर टेस्ट के लिए आप मुझे बताइए कहाँ पर में होती है। जल्दी से आप देखिए यहाँ पर में, ये यहाँ पर में देखिए पॉइंट नंबर 1, और ये बिटर के लिए है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बैक ऑफ टंग, क्योंकि ये टंग के पीछे हिस्से में पाई जाती है, जहां से हम बिटर टेस्ट को महसूस करते हैं, ठीक है। अगर से कोई चीज कड़वी है तो हमें ये बैक वाले हिस्से में पता चलता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब जैसे कि आप जानते हो कि हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, उसको फूड की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। अब जब हम फूड खाते हैं तो वो फूड से काम नहीं चलेगा, वो फूड का एनर्जी में कन्वर्जन होना भी जरूरी है। और वो कहाँ पर में होता है, जो फूड है उसका डाइजेशन होता है यहाँ पर में, और फिर जो सेल्स है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाइजेशन होना। अगर से जब तक डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फूड होता क्या है, देखिए फूड जो है उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है, ताकि बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। और ये फूड को एब्जॉर्ब, इसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करने की शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे माउथ में। जब हम फूड को खाते हैं तो हमारे टीथ से, हम हमारे दांतों से उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर ये फूड जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदरूनी पार्ट्स में जाता है, जहां पर में इसका बाकी का डाइजेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। तो हम आगे में ये डाइजेशन को बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डाइजेशन है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन का काम होता है। सबसे पहले जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। फिर जो डाइजेशन है, वो जो जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू होते हुए स्टमक में जाता है, यहाँ पर में स्टमक है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये यहाँ से एनस के थ्रू होते हुए निकल जाता है। इसमें कुछ ग्लैंड्स है, इनका भी काम होता है, जैसे कि पैंक्रियाज, ठीक है, लीवर, ये सब ग्लैंड है जिस जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। आगे में हम एक एक करके इन सभी के बारे में देखेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम फूड को हमारे माउथ में रखते हैं तो हमारे टीथ से हम उसे च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, है ना, छोटे छोटे पीसेस में उसे सिंप्लीफायर करते हैं। तो यहीं पे हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होगा कि जब आप फूड खाते हो तो आपके मुंह में पानी आता है, सलाइवा आती है, जिसे हम थूक भी कहते हैं। तो ये सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा को सिक्रीट करती है, जो कि फूड को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। जो भी आपने फूड खाया उसे सॉफ्ट कर देता है, और उसे और छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में फ्रेंड्स, ये जो टंग है इसका भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। आपको पता है कि जो टंग है वो जो सलाइवा है उसको फूड के साथ में मिक्स करने में बहुत हेल्प करती है आपको। आप कुछ भी चीज खाकर देखिए, जो टंग है वो उसको पूरा फूड को बार बार मिक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा है कि टंग का काम टेस्ट करना भी है। उस पर टेस्ट की बर्ड्स होती है जो कि टेस्ट को महसूस करती है, जैसे कि स्वीट, सोर, सॉल्टी और बिटर टेस्ट को। जब हम फूड
माउथ में रखते हैं, यहाँ पर में हमने उसे छोटे छोटे पार्ट में ग्राइंड कर लिया है, उसे चबा लिया है अच्छे से, तो ये जो फूड है ये फिर जाता है फूड पाइप में। देखिए ये जिसे हम ईजोफेगस भी कहते हैं, यहाँ पर में आप देख पा रहे होंगे ये जो फूड पाइप है इसे ईजोफेगस भी कहा जाता है। यहाँ से फूड पास होता है। ये ईजोफेगस का काम क्या होता है, ये फूड को माउथ से ले जाकर स्टमक में पहुंचाना। ये जो फूड है ये ईजोफेगस या फिर फूड पाइप के थ्रू होते हुए ही स्टमक में जाता है। अब देखिए ये स्टमक में फूड पहुंच गया है। अब स्टमक के ऊपर में क्या होता है, स्टमक के अंदर में देखिए ये मस्कुलर वॉल्स होती है, ठीक है। ये फूड को बहुत देर तक स्टोर करके रख सकती है। देखिए यहाँ पर में जो फूड है वो बहुत देर तक स्टोर करके रहा जा सकता है। यहाँ पर में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं। यहाँ पर मैं देखा आपने जो खाना खाया है उसे और भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, तो गैस्ट्रिक जूसेस है, कुछ जूसेस होते हैं जो कि स्टमक रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, वो यहाँ पर में सिक्रीट होते हैं और वो खाने के साथ में मिल जाते हैं और खाने को और भी छोटे छोटे पार्ट में या फिर सिंपलर सब्सटेंस में उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको एक और चीज यहाँ पर में ध्यान रखनी है कि जो गैस्ट्रिक जूस स्टमक ने सिक्रीट किया है ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। ये अम्लीय स्वभाव का होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है वो अम्लीय स्वभाव का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब जो फूड स्टमक में आ गया है, स्टमक में बहुत देर तक स्टोर रह सकता है, इसमें गैस्ट्रिक जूस भी मिल गया है, ये छोटे छोटे सब्सटेंस में डिवाइड हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है। अब ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो चलिए अब आगे में देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, फूड जो है वो स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक ट्यूब है, बहुत लंबी ट्यूब होती है, करीब करीब 18 फीट लंबी ट्यूब होती है। मतलब जो भी आप खाना खाते हो वो बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 18 फीट लंबी ट्यूब में से होते हुए जो फूड है वो आगे आगे बढ़ता है। जो इंटेस्टाइन है, ये जो फूड जो स्टमक ने जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया है उसको फूड के साथ में अच्छे से मिक्स कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा ट्यूब है, पूरा अच्छे से इस फूड को मिक्स कर देता है। और साथ ही साथ ये जो है, जो खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कि हमने जो भी न्यूट्रिएंट खाए हैं, जो खाने में पोषण तत्व है, वो एब्जॉर्ब कहाँ पर में होता है, हमारी बॉडी ग्रहण कहाँ से करती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से इसे एब्जॉर्ब करती है, ग्रहण करती है। देखिए मैं आपके लिए फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमने माउथ से खाना खाया, फूड पाइप से होते हुए वो स्टमक में गया, स्टमक में यहाँ से जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो सिक्रीट हुई है, गैस्ट्रिक जूसेस और जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो मिक्स हो जाएगा अच्छे से, और साथ ही साथ जो भी पोषक तत्व उस खाने में होंगे, उस भोजन में होंगे, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में ही। मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी हमारी काम की चीजें है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और खून में जो ब्लड है उसमें मिला देती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो फूड है वो एब्जॉर्ब कहाँ पर में होता है, जो प्रोटीन है या जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि जो फूड है वो माउथ से होते हुए स्मॉल ईजोफेगस से होते हुए स्टमक में आ गया, स्टमक से ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया है, अब ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी आप ये जो हिस्सा है इसका एनलार्ज वर्जन यहाँ पर में देख सकते हैं, यहाँ पर में आपको जूम करके दिखाया गया है, ये हिस्सा आपको यहाँ पर में जूम करके दिखाया गया है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो फूड है ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। आप ये देखिए, ये जो आपको बाहरी हिस्सा दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये 5 से 7 फीट लंबा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका नाम स्मॉल क्यों है और इसका काम जो है इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लेंथ में बड़ा होता है, लेकिन फिर भी इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये लेंथ में छोटा है फिर भी इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर में देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये छोटी ट्यूब है, पतली ट्यूब है, लेकिन अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन को देखोगे तो ये देखिए ये मोटा है, ठीक है, इसकी विड्थ जो है बड़ी है, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। जबकि ये लेंथ में छोटा है फिर भी इसे लार्ज इंटेस्टाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो विड्थ है ये बड़ी है, ये थोड़ा मोटा है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लेंथ में बड़ा होता है, हमने देखा कि ये 18 फीट लंबा हो सकता है, लेकिन ये साइज में छोटा होता है। देखिए यहाँ पर मैं आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो मोटाई है, जो गोलाई है, ये छोटी है, इसीलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। अब यहाँ पर में देखिए जो पानी में जो हम पानी पीते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर अब्सॉर्ब होता है। मतलब
जो फूड है वो सभी का सभी जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर में एब्जॉर्ब हो गया है, हमारी बॉडी ने सारे के सारे फूड का न्यूट्रिएंट को यहाँ पर में एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन जो पानी बच गया है, ठीक है, जो भी फूड में पानी बचा हुआ है वो एब्जॉर्ब कहाँ पर होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भी हमारी बॉडी में पानी होता है वो एब्जॉर्ब कहाँ पर में होता है। तो पानी कहाँ पर में हमारी बॉडी अवशोषित करती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में अवशोषित करती है। अब देखिए जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर यहाँ पर में एब्जॉर्ब हो गया। अब जो वेस्ट है वो रेक्टम में यहाँ पर में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर में देखिए ये रेक्टम है, ठीक है, यहाँ पर में आके स्टोर हो जाता है और फिर समय समय पर ये एनस के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता है। जो भी वेस्ट है वो एनस के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता है, रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं सीटीईटी सितंबर 2016 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था कि गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, वो कौन से नेचर का होता है? क्या वो न्यूट्रल होता है, क्या वो एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है या एटमॉस्फेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है? आप जल्दी से मुझे बताइए कि कौन से नेचर का होता है वो जूस जो स्टमक सीक्रेट करता है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा जूस जो स्टमक सीक्रेट करता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वो एसिडिक नेचर का होता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कभी भी आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि जो भी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर में हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एडुटैब की टीम आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा रेडी है।